हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में टॉपिक नंबर 2.1 फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, कि जो फ्रांस था वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन चुका था। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना चुकी थी। Its main objective was to limit the power of monarch। तो आपसे पूछा जाए कि जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मोनार्च है उसके पावर को क्या कर देना, लिमिट कर देना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा देना उसके पावर पर। दिस पावर instead of being concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। जो कि पावर था वो सिर्फ एक हाथ में जो कंसंट्रेटेड था उसको हटा के सेपरेट कर दिया बिटवीन द इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशियरी के बीच में डिवीजन हो गया पावर का। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। और इसके चलते क्या हुआ कि जो फ्रांस हुआ वो क्या बन चुका, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन चुका। आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करती थी फ्रेंच सोसाइटी में 1791 के समय। तो सबसे पहले क्या हो चुका था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो दो भागों में बंट चुकी थी। एक को कहा गया एक्टिव सिटीजन और एक को कहा गया पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन के अंदर में आते थे, वोट करते थे इलेक्टोरल्स को, और ये इलेक्टोरल्स वोट करते थे नेशनल असेंबली को। और नेशनल असेंबली जो थी वो कंट्रोल करती थी किंग को, राजा को, मिनिस्टर को, और जो डायरेक्ट वोटिंग से जुडिशियरी को अपॉइंटमेंट किया जाता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड टू पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। आप देख चुके हो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से वर्क करती थी। आप देख चुके हो कि जो नेशनल असेंबली थी वो क्या हो चुकी थी। नेशनल असेंबली का काम क्या था कि लॉ को बनाना, ठीक है, पूरे फ्रेंच सोसाइटी को कंट्रोल करना। तो उसके जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। इनडायरेक्टली इन द सेंस कि जो पीपल्स थे या जो एक्टिव सिटीजन थे वो किसको वोट करते थे, इलेक्टोर्स को वोट करते थे। वो किसको वोट करते थे, नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते थे। दैट इज सिटीजन वोट ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स हु टर्न चूज द नेशनल असेंबली। आपने देखा कि जो सिटीजन थे वो किसको, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट करते थे, और जो इलेक्टर्स थे वो नेशनल असेंबली को वोट करते थे, ठीक है, नेशनल असेंबली के मेंबर को अपॉइंटमेंट के लिए वोट करते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड राइट टू वोट। लेकिन सभी सिटीजन को वोट करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ओनली मेन एबव 25 ईयर, यानी सिर्फ मेन को अधिकार था जो कि 25 ईयर के थे, ठीक है। और वो कम से कम 3 डे लेबरर वेजेस के बराबर टैक्स पेड किया करते थे, उनको वोटिंग करने का राइट था, ठीक है। वेयर द गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, और उनको क्या किया गया, एक एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया। जो भी 25 साल के मेन थे और वे एटलीस्ट 3 डे लेबरर वेजेस पेड करते थे एज ए टैक्स, उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। और वे क्या करते थे, वोट करते थे किसको, इलेक्टर्स को। और इलेक्टर्स किसको वोट करते थे, नेशनल असेंबली को वोट करते थे। द रिमेनिंग मेंस एंड वोमेन वेयर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। जो भी मेंस थे, जो भी बच्चे कुचे मेंस थे, वोमेन्स थी, उनको क्या कहा गया, पैसिव सिटीजन कहा गया। टू क्वालिफाई एज इलेक्टर एंड देन द मेंबर ऑफ असेंबली ए मैन हैड बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर किसी भी मेन को, अगर उसको इलेक्टर बनना है
या नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है, बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। किसका साइन है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये पेंट किया गया था ली बार्बियर इन 1719। द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट फ्रांस। जो फिगर है राइट साइड में, राइट में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द फिगर ऑन लेफ्ट सिंबलाइज लॉ। और जो फिगर है लेफ्ट में लॉ को सिंबलाइज कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले क्या किया कि एक अधिकार दिया मेन को और सिटीजन को, ठीक है। राइट्स क्या क्या थे? जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कुछ राइट्स दिए गए सिटीजन्स को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away। और ये जो rights थी ये ह्यूमन बींग के जन्म से ही मिल जाती थी और ये कभी भी कोई इनसे इस राइट को छीन नहीं सकता था। इट वॉज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। ये सारे जो नेचुरल राइट थे इसको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसको थी? स्टेट को थी। इसके बाद है रीडिंग द पॉलिटिकल सिंबल। कुछ पॉलिटिकल सिंबल दिए गए। द मेजोरिटी ऑफ मेन्स एंड वोमेन इन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। जो मेजोरिटी ऑफ मेन्स थे और वोमेन थे 18th सेंचुरी में, वो ना तो पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। उनके लिए क्या किए गए? कुछ सिंबल बनाए गए ताकि वे समझ सके। ब्रोकन चेन थी, वे यूजुअली किसको रिप्रेजेंट करती थी? किस फेटर स्लेव को रिप्रेजेंट करती थी। मतलब कि ब्रोकिंग चेन एक सिंबल की तरह प्रतीक थी कि अब जो पर्सन है वो क्या है? फ्री है। उसके बाद है द बंडल ऑफ रॉड और फेसेस। ये किसका सिंबल था? ये सिंबल था यूनिटी का। ये सिंबल था यूनिटी का। मतलब एक रॉड आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन इंटायर बंडल को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये इसलिए सिंबलाइज किया गया था यूनिटी के लिए। उसके बाद है द आई विथ इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। द आई विथ इन द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। ये जो सिंबल था ये किसका प्रतीक था? नॉलेज का प्रतीक था। The ray of sun will drive away the cloud of ignorance। तो ये जो सिंबल था ये नॉलेज का प्रतीक था। एक्सेप्चर, ये सिंबल था रॉयल पावर का। उसके बाद स्नेक बीटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग। तो ये सिंबल जो था वो इटर्निटी का सिंबल था। A ring has neither beginning or nor end। यानी एक रिंग का ना तो बिगनिंग होता है और ना ही उसका खत्म होता है। तो ये जो सिंबल था वो सिंबल था इटर्निटी का। उसके बाद है रेड फेगेरियंस कैप। ये जो कैप था वे वो लोग पहनते थे जो कि स्लेवरी से फ्री हो चुके हैं, उसका ये सिंबल था। उसके बाद है ब्लू वाइट रेड। ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस का सिंबल था। जो ब्लू वाइट रेड था ये क्या था? नेशनल कलर था फ्रांस का। उसके बाद द 8 विंग्ड ओमेन। जो 8 विंग्ड ओमेन थी वो पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ की सिंबल थी। उसके बाद 9th जो है वो लॉ टैबलेट है। ये जो लॉ टैबलेट है वो सिंबल था कि जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है और सब कोई इक्वल है बिफोर लॉ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे फ्रांस एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस में अब मोनार्ची को खत्म कर दिया जाएगा और फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई